देखो, हम जो कल तुम लोग को जो पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे कि आखिर किसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है ना। और ये भी बतलाए थे कि एक था मलेरिया ना, मलेरिया जो रोग था वो उत्पन्न कैसे होता है बतलाए थे मलेरिया। बस और यही चीज़ और कुछ। अच्छा ठीक है। हाँ, तो अब की बार हम पहले क्या पढ़ रहे थे हम लोग, विषाणु से जो उत्पन्न जो होता है रोग उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जीवाणु से उत्पन्न रोग। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि एक एक वो चीज़ काटने जीवाणु से ही कोई आदमी कोई बीमारी से पीड़ित होता है। और भी कई प्रकार का इस तरह होता है, वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, ठीक, तो जो उनके कारण भी ये सब रोग होता है। तो पिछले बार क्या पढ़े थे हम लोग, जीवाणु, विषाणु। तो अब की बार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जीवाणु से क्या चीज ना, इसका हिंदी ना होता, वही चीज पूछेगा। हाँ, वो हिंदी में लिखा रहे, हिंदी, हाँ इंग्लिश में ही लिखा रहे। पहले विषाणु से लिखा था ना, पहले विषाणु से लिखा था। अब की बार लिखेगा जीवाणुओं से होने वाले, जीवाणुओं से होने वाले रोग। फिर उसी तरह लिखेगा यहाँ पर रोग, लिखेगा रोग जनक, लिखेगा रोग जनक लिखेगा, और फिर संक्रमण विधि लिखेगा। हाँ, कौन बोला? पैरामिक्स डी वायरस, पैरामिक्स डी वायरस, मीजिल्स, पोलियो मायोलिटीज, रेबीज वायरस, वेरियोडो, इसको पढ़ेगी तब ना सर, एक बार पढ़िएगा सर। हम पढ़ दिए, अरे पढ़वे नहीं किया, तो तुम भी कम से कम मने मन मुँह टप टप करेगी तभी पढ़ पाएगी, ऐसे थोड़ा पढ़ पाएगी। उसको घर में बैठ के पढ़ना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, उसका रोग जनक क्या होता है। पिंकी कुमारी, रोग जनक बतलाव कि रोग जनक क्या होता है। पीछे पेज को ना उल्टाएगा। एक बंद करो कॉपी, एक बंद करो थोड़ा सा कॉपी। रोग जनक क्या होता है, यही चीज। अच्छा ठीक है, उत्पन्न जहां से होता है, चलो ठीक है। तुम बताओ रोग जनक किसे कहते हैं? जो जन्म से ही उत्पन्न रोग होता है उसको रोग जनक कहते हैं। मतलब जो जन्म से ही उत्पन्न रोग होता है उसको आनुवांशिक रोग भी कहते हैं ना। चलो ठीक है, तो कॉपी में लिखवाए होंगे फिर। चलो ठीक है, पूजा कुमारी तुम बताओ। तुम बताओ। वही, हाँ तो सही बात है। रोग जनक का कल हम डेफिनेशन बतलाए थे, रोग को जन्म देने वाला रोग जनक कहलाता है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, रोग जनक। अगर जाए किसी भी जीवाणु के कारण अगर जहाँ रोग उत्पन्न होता है तो वैसा कौन सा रोग है? हजारों 10,000 रोग है धरती पे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो है हम लोग जो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ उसी को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, इसके अलावा इस रोग को उत्पन्न मतलब रोग को जन्म देने वाला कौन सा जीवाणु है, रोग जनक। बाकी अगर जहाँ ऐसा बीमारी से ग्रसित हो जाता है लोग, तो संक्रमण का विधि कैसा होता है, आखिर किस कारण से वो होता है। तो संक्रमण का विधि पता चल जाएगा तो हम उससे बच सकते हैं, न बच सकते हैं, या तो फिर हमको पता लग सकता है। जैसे कि कल वो लड़की पूछ रहे थे कि सर अगर जहाँ किसी को कोई बीमारी अगर जहाँ लग जाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा।
तो उसका लक्षण भी बाद में प्रकट होता है, और कुछ वैसा शॉर्ट टाइम के लिए होता है जो कि जीवाणु के काटने से अगर जब पीड़ित हो गया तो महज 3 से 4 दिन, 5 दिन, सप्ताह भर, 10 दिन में उसको पता चल जाएगा। और आजकल का लोग अभी ऐसा होता है कि ऐसा एक्ट करेगा, या तो हमारे गांव समाज में वैसा आदमी होता है, तुमको अगर जहाँ तुम शक के अगर जहाँ किसी को अगर जहाँ तुम्हारे माइंड में अगर जहाँ शक का निगाह भरा हुआ है, ठीक, अगर जब तुम शक के निगाह से किसी को देखेगी या समझेगी तो सब पूरा दुनिया शक लगेगा। शक से देखेगा तो पूरा दुनिया, जिस तरह की मान के चलो आँख में किसी भी तरह का अगर जहाँ धूलकन पड़ जाता है, पड़ता है ना आँख में धूलकन, तो उस आँख से देखने के बाद पूरा दुनिया ही नज़र उस तरह धुंधला नज़र आता है, इस तरह ना आता धुंधला नज़र, देखा है ना। और वही चीज़ उसको निकाल देंगे तो फिर, तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ हम तुमको पूछते हैं, भगवान के ऊपर शक करता है? कान करता है? डर लगता है, भय लगता है ना। शक उसके ऊपर करवे न करता, करता नहीं करता, करता किसके ऊपर? आदमी के ऊपर। तुमको शक लगता है कि न बकरुआ चढ़ा देंगे, कामा मेरा होगा कि नहीं होगा, तो ना यही शक ना होता है कि कामा करेगा कि न करेगा, कहिया करेगा। तो जहाँ पर शक हुआ तो वहाँ पर तुम्हारा विश्वास ही खत्म हो गया। वहाँ पर तुमको लग रहा है, तुम जानती है कि भाई अच्छा तुम कतनो पूजा पाठ करते हैं, भगवान तुमको कहीं कुछ नहीं देता है, इसके बावजूद भी हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। मतलब उसको पता होने नहीं देते हैं हम कि ना हम तुमको ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो उसके ऊपर छोड़ दे, जो होने का होगा वो होगा, शक उसके ऊपर नहीं। तो किसी भी व्यक्ति के पास में जाके शक वाला, कोई भी वैसा डाउटफुल वाला हम कोई काम नहीं करेंगे। दूसरे को पता ही मत चलने दो कि हम तुम्हारे ऊपर शक कर रहे हैं, तब ना तो वो भी अगला भी सतर्क हो जाएगा फिर, इस शक मेरे ऊपर, ये तो हमको टेस्ट लेता है, इसको छोड़ो, इसका काम न करना है। अगर जब वास्तविक में अगर जब पकड़ा गया तब तो ठीक है, अगर न पकड़ाया तब तो वो आदमी तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा, है ना। तो अभी के पता है, अभी जो शायद गांव घर में वैसा आदमी होता है, तुमको पता चलेगा वो ऐसा कुछ काम करेगा, लगेगा कि कोई ना कोई बीमारी से ही ग्रसित है। 25 बार अगर जा कोरोना के समय में अगर जा को खांस देता था, छींक देता था, कोरोना है इसको ना, ऐसे तरह होता था ना, लोग उसके पास जाता आता न था, बात विचार नहीं करता था। तो ऐसा है। तो गांव समाज में तुम कभी किसी को नोटिस करना, बूढ़ा बुजुर्ग या कोई भी आदमी जो स्वस्थ होता है, जो नवयुवक जवान होता है, तो उसको तो छोड़ ही दो, बाकी जो एजेड जो होता है ज़्यादा उम्र का, तो उसको तुम ध्यान देना, वो खांस रहा तो तुमको पता कुछ चलेगा न किसी बीमारी का लक्षण ही लग रहा है। जरूर स्वाभाविक सी बात है, अगर जब हाथ गर्म है तो इसका मतलब क्या, बुखार है ना। तो आजकल क्या करता है, प्याज को कांख में रख देता है काट के, शरीर ऐसा ही गर्म हो जाता है बिना बुखारे का। हाँ फिल्म में, हाँ प्याज को फिल्म में क्या करता है सर, पापा बोलता पढ़ने जा, बोलता पढ़ने न जाएंगे, तो बोलता है कि अच्छा रुको, गया वहाँ पर, वहाँ प्याज काट लिया, कांख में रख दिया, शरीर हो जाता है गर्म, हो जाता है उसमें उसका जो रस जो होता है ना, रस उसके शरीर में भींग जाता है, उसके शरीर में रस है, तुरंत नहीं होता, पहले 5-10 मिनट का समय लगता है। हाँ न, रात भर तो नहीं है। हाँ सर गर्म करने तुरंत हो जाएगा वो। फिर पापा बोलता है पापा पढ़ने न जाएंगे, बुखार है, देखें पापा क्या छुएगा, हाथ छुएगा। तो ये चीज़ होता है। चलो देखते हैं कि इसके कौन सा रोग इसका जनक और फिर इसका संक्रमण का विधि फैलता है किस तरह, लिखेंगे यहाँ पर 1 नंबर में खसरा। नाम सुना है? नाम क्या सुना है, तो पिछुए वाला हम लिखवा रहे हैं। हाइजा, हाइजा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोलेरा। हाइजा, इसका रोग जनक क्या होगा? विब्रियो कोलेरा। क्या बोले? रोग जनक क्या लिखे?
VIBREO विब्रियो कोलेरा, CHOLERAE। और कोलेरा हिंदी होता है हैजा। हैजा विषाणु के कारण फैलता है, इसको याद रखेगा, याद करेगा, हम अगले दिन पूछेंगे, बतला दिए। हम जो भी चीज़ लिखवाते हैं बतलाते हैं, हर एक चीज़ हम पूछने के लिए बतलाते हैं ताकि तुम लोग याद रखो। हैजा जीवाणु है, हैजा का रोगजनक ये है विब्रियो कोलेरा, और इसका संक्रमण का विधि दूषित अगर जहाँ जल और दूषित अगर जहाँ भोजन का ग्रहण करता है तो फिर इस प्रकार का हमको रोग उत्पन्न हो सकता है। अगर जहाँ नहीं पता है कि कैसा होता होगा हैजा बीमारी, तो एक बार ऐसे ही करके देखना, दूषित वगैरह खाना खा के देखना जो कि बाहर में रखा रहता है, जैसे कि छूटेगा, हैजा छूटेगा ना। फिर हर एक कोई भी बीमारी शरीर में अगर जहाँ होता है तो सबका इलाज होता है। मतलब हाँ बतलाता है, लिखो, लिख लिया। 2 नंबर में लिखेगा पेचिस डिसेंट्री, सिगिल्ला, इसका भी यही होगा, दूषित जल व भोजन, दूषित जल और भोजन। 3 नंबर में किसका, इसका सिगिल्ला, ये डिसेंट्री, DYSENTRY, टिटनस, टिटनस, क्लस्ट्रीडियम, क्लस्ट्रीडियम, क्लस्ट्रीडियम टेटोरी, त्वचा के कटने पर, चौथा टीबी, टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये क्लेस्ट्रीडियम, CLASTRIDIयम, क्लेस्ट्रीडियम। ये CLASTRIDIUM, क्लेस्ट्रीडियम टेटरी। टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस होता है, जो टीबी बीमारी जो होता है। माइकोबैक्टीरियम, टीबी माइकोबैक्टीरियम के द्वारा फैलता है। पांचवा है मियादी बुखार। मियादी बुखार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
टाइफाइड, सेल्मोनेला टाइफी, सेल्मोनेला टाइफी। क्या लिखे हैं सर? कहाँ? MUCU MYCOBACTERIUM, माइकोबैक्टीरियम। है देखो, इधर देखो क्या लिखा है, कैंसर है ना। क्या लिखा है? अनियमित ऊतक वृद्धि के कारण। काली खांसी क्या होता है? हाँ, सबका नहीं पड़ता, किसी किसी का उत्तर कैसे बढ़ जाता है सर? सबका बढ़ता है, किसी किसी का मतलब। सबको कैंसर कैसे नहीं होता? हाँ, तो सबको कैंसर का वो मतलब कि रेयर केस में होता है, कभी किसी कारण से हो जाता है। काली खांसी बताइए काली खांसी, बार बार खांसते रहना, खौं 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 ना। कोई बूढ़ा व्यक्ति या तो कभी कभी हम लोग भी इससे संक्रमित हो जाते हैं, पूरा खांसते रहते हैं ना। तो वही होता है काली खांसी, जो कि हवा के द्वारा फैलता है।
हाइजा के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। हाइजा किसके माध्यम से फैलता? जीवाणु है। हाइजा जीवाणु के माध्यम से फैलता है। वो जीवाणु का नाम क्या चीज़ है? यह तीव्रता से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो सामान्य रूप से बाढ़ का पानी उतरने के बाद या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से महामारी के रूप में फैलता है। यह गंदगी में भरे भीड़ वाले स्थानों में तेजी से भी फैलता है। भारत में यह रोग गर्मी के मौसम तथा वर्षा ऋतु में प्रसारित होता है। वर्षा होगा, इधर का पानी उधर, उधर का पानी उधर, एक जगह से दूसरी जगह पानी जाएगा, तो इस प्रकार फैलता है हमारे भारत के देशों में। इसका रोग कारक क्या होगा? यह बिम्बिरियो कोलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। बिम्बिरियो कोलेरा बिम्बिरियो। हाँ, यह इसका लक्षण क्या चीज़ होता है? ये सारा तुम लोग याद रखेगा। ये रोग, कोई भी रोग का रोग जनक, और फिर उसका संक्रमण विधि, और फिर उसका क्या लक्षण, ये सारा चीज़ याद रखेगा। चूँकि लक्षण अगर जहाँ तुमसे पूछ देगा, कुछ वैसा लक्षण होता है जो कि कॉमन होता है। कॉमन का मतलब समझता है? 50 गो बीमारी में वही लक्षण मन पाया ही जाता है, लगभग में। डेरी 5 गो अगर जहाँ हम लोग को बीमारी अगर जहाँ हुआ है, तो 5 बीमारी में से हम लोग देखे हैं कि कुछ वैसा लक्षण है जो कि हम लोग को इसमें भी था, वो लक्षण इसमें भी था। तो लक्षण से सिर्फ पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सा रोग है, पता कर सकते हैं नहीं। वो एक यूनिक कोई भी वैसा बीमारी हो जाए हमको या किसी को, तो फिर पता लग सकता है। समझ में आया? अगर जहाँ कोई गाड़ी है, गाड़ी में अगर जहाँ कोई भी छोटा सा अगर जहाँ कल पुर्जा टूट गया तो हम लोग ना पता लगा पाएंगे, है ना। वही अगर जहाँ चक्का मुड़ गया है, चक्का में हवा नहीं है, या कोई और वैसा बड़ा सा परिस्थिति सामने आ जाएगा, तब हमको पता चलेगा कि गाड़ी पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक, छोटा चीज़ में हम लोग को पता नहीं चलेगा। तो वही चीज़ है कि ऐसा तो सवाल पूछेगा नहीं कि तुमको लक्षण दे देगा और फिर तुम लोग को बोलेगा कि यह कौन सा रोग है, ऐसा नहीं पूछेगा। ठीक, तो ऐसा कंपटीशन वाले एग्जाम में पूछता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि रोग जनक अगर जहाँ बिम्बिरियो कोलेरी है तो इसका कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ये बिम्बिरियो कोलेरी जीवाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है? हाइजा। हैजा ना, हाइजा। पूछेगा कि हाइजा रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु के नाम बताएं। हाँ, और इसका संक्रमण का विधि बताएं। दूषित जल, और ये इसका लक्षण क्या होगा? बस यही सब पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक, तो इस सब, इसीलिए इस सबको याद थोड़ा सा रखना। इसका लक्षण है उल्टी, दस्त, इस रोग के विशिष्ट लक्षण है। अगर जहाँ हाइजा हो गया, विशिष्ट का मतलब समझ रहा है ना, हम लोग पढ़े थे ना, सजीव और निर्जीव में एक स्पेसिफिक लक्षण क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन पता है? हाँ, क्या सजीव और निर्जीव में एक विशिष्ट लक्षण मतलब कौन बता? स्पष्ट बोलेगी तभी ना। निर्जीव भी प्रजनन करता है। और आगे बोलो, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। और आगे बोलते जाओ। क्या श्वास? हाँ, श्वास लेता है, अलग सही बात है ये। और कुछ बोलो। और जल्दी से बोलो, लेट मत करो, ताको मत, हमको बता रहे हैं। जो पूछे उसका जवाब ढूंढ के बतला हमको जल्दी से। सजीव और निर्जीव का विशिष्ट लक्षण क्या है? एक श्वास लेता है, दूसरा अपना भोजन बनाता है, वो गति कर सकता है यहाँ से वहाँ और जाओ। गति कर सकता है। निर्जीव भी गति करेगा, निर्जीव भी गति करता है। निर्जीव प्रजनन करता है? हाँ, करता है। निर्जीव अपने से भोजन बनाता है? ना बनाता, निर्जीव कैसे बना? पैर होगा? निर्जीव है, इसीलिए तो तुम लोग पढ़ता ना। विशिष्ट लक्षण का मतलब है कि जो सजीव में पाया जाता है वो निर्जीव में नहीं, जो निर्जीव में पाया जाता है वो सजीव में नहीं, तो उसी को विशिष्ट लक्षण बोलते हैं। जैसे कि हाइजा के लिए अभी हम क्या बतलाएं, दस्त और उल्टी होता है, ये मुख्य लक्षण है। अगर जहाँ किसी को दस्त हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है और ये उल्टी हो रहा है, तो समझ जाना कि उसको बराबर
ऐसे अगर जहाँ सप्ताह महीना में हो जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा अगर जहाँ रेगुलर दिख रहा है, सप्ताह 10 दिन से 5 दिन से ऐसा कर रहा है, तो वो हाइजा का शिकायत है, बस सिंपल ना। ठीक, तो उसके शरीर के अंदर कौन सा रोगजनक है, विम्ब्रियो कोलेरी उत्पन्न हो गया। तो वैसा लक्षण जो कि सजीवों में अगर जहाँ सब में विशिष्ट लक्षण कुछ ना कुछ जरूर होगा, है ना। तो ऐसा करने से क्या चीज़ होता है कि सजीव निर्जीव ये सजीव जनन करता, निर्जीव जनन नहीं करता। मनुष्य की हम बात करें या कोई भी सजीव का, तो वो 1 से 2 गो होता है। कोई भी सजीव होता है 1 से 2 गो होता है अपना संतान को उत्पन्न करके। हम ये चौक है, ये भी तो निर्जीव है, इसको हम तोड़ दिए तो 1 से 2 गो बन गया, तो ये भी एक प्रकार से जनन किया। फिर 2 गो हम बना के दिखलाए ना, बस 2 गो हो गया, समझ में आया। बाकी रहा गति करना, तो गति करना अभी कोई भी कण, तुमको ये पता ही होगा, अगर जहाँ कोई भी कण प्लास्टिक ही कागज है सामने अगर जहाँ दिखाई दे रहा रोड पे, तो हवा का झोंका आएगा, गाड़ी आएगा प्रेशर से जोर से, तो वो कागज उड़ के दूसरी जगह चल जाए। आखिर किसी के माध्यम से गति किया ना वो, तो ये विशिष्ट लक्षण है ही नहीं, समझा। पौधा निर्जीव वृद्धि भी करता है, बड़ा भी होता है। उत्सर्जन क्रिया करना, हाँ, उत्सर्जन क्रिया करना ये विशिष्ट लक्षण होता है, ये विशिष्ट लक्षण होता है जो कि निर्जीव ऐसा काम नहीं कर सकता। जैसे कि हम बड़ा हो रहे हैं तो निर्जीव भी बड़ा होता है। कैसे बड़ा होता है, कोई भी थी नदी पोखर तालाब झरना या कहीं खेत खलिहान में देखा होगा, एक छोटा सा होता है, लगे बोलता है उसमें सांप रहता है, गोल सुराही टाइप का रहता है, हाँ बोलता है सांप रहता है। उसको कभी नोटिस करना कि आज इतना सा था और कुछ दिन के बाद हम देखते बड़ा हो गया। कैसे हो गया बड़ा, वो उसी के कारण हुआ, वो वृद्धि करता है। मतलब कि कैसे हुआ, मान के चलो कोई नदी के बगल में कुछ टिल्ला है, ठीक, टिल्ला है, तो वो क्या हुआ, पानी का झोंका आया, मिट्टी आया, तो उसके ऊपर वो परत चढ़ते जाता, परत चढ़ते जाता और एक दिन वो बड़ा हो जाता, तो वो वृद्धि कहलाता है। ठीक, बाकी देखेंगे यहाँ पर देखो कि उल्टी और दस्त इस रोग के विशिष्ट लक्षण है। दस्त पतले चावल की मांडी के भांति श्वेत होते हैं। दस्तों तथा उल्टियों के कारण जल की कमी हो जाती है। अगर जहाँ लूज मोशन होता है तो इसके कारण क्या चीज़ होता है कि हमारे शरीर में जो पानी रहता है उसका क्या होने लगता है, कमी। क्या होता है, कमी होता है, जिसके वजह से हमारे शरीर में पानी का लेवल घट जाता है। हमको तो पता है कि ऐसा ये हम लोग बोलते रहते हैं, पानी शरीर में घट जाता है। 1% पानी घटने से क्या होता है, प्यास लगता है, 10% आदमी मर जाएगा। तो उसी तरह अगर जहाँ वो ऐसे बोल रहा है तो 1% घट जाता है, उनको पानी प्यास लग रहा है हमको। अगर जहाँ वो लूज मोशन उसको हो रहा है तो उससे शरीर में और ज़्यादा पानी उसमें क्षति होगा। तो फिर इस स्थिति में हम उसको क्या करवा सकते हैं, पानी का लेवल को बढ़ाने के लिए पानी चढ़वाएंगे। समझ में आया ना। ऐसे रोग को करने के लिए डॉक्टर तब जानता है। अगर जहाँ डॉक्टर बोलेगा कि हैजा, इसको रिपोर्ट में आ गया हैजा, वो कुछ ना कहेगा इसको पानी चढ़ा, क्योंकि शरीर का जो पानी लेवल है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। पानी चढ़ाएगा, लेवल उसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक, तथा रोगी को प्यास अधिक लगती है, पेशाब बंद हो जाता है, शरीर का रोगी का शरीर ठंडा पड़ जाता है, पेट में पीड़ा होती है, दर्द होता है, हाथ और पैर में ऐठन होता है। ऐठन समझ रहा है ना, हाथ पैर ऐठना, और आंखें पीली पड़ जाती है, आंख पीला पीला हो जाएगा। ठीक, तो किसके तरह, अंडा में जो अंदर जो रहता है ना पीला पीला, उसके तरह हो जाएगा पीला। तुरंत उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अगर जब तुरंत इसका एक उपचार नहीं मिलता है, सप्ताह 10 दिन, अगर लक्षण तो पता चल ही जाएगा, अगर जब उपचार नहीं कराएगा तो वो मर ही सकता है। पूरी तरह से इसके ऊपर किसका राज रहेगा, विब्रियो कोलेरी के ऊपर राज रहेगा। ये पूरा अपना ये जो जीवाणु है पूरे शरीर में अपना ये प्रजनन क्षमता बढ़ा के ये अपना ढेरी सा अपना साथी को जन्म दे देगा, और फिर उसको एक एक करके उसका जितना भी है सब उसका अंग को, जो अंग तंत्र है वो सारा नष्ट हो जाएगा, इससे वो मर जाएगा फिर। हाँ, संचारण संक्रमण विधि तो हम लोग जाने गए थे, थोड़ा इसको भी सुन लो। यह जीवाणु घरेलू मक्खी द्वारा संचरित होता है। मक्खी जब गंदी वस्तु पर बैठती है तो इसके पैरों तथा पंखों पर जीवाणु चिपक जाते हैं। जब मक्खी खाने की वस्तुओं पर बैठती है तो उस पैरों पर लगे जीवाणु खाद्य रोगों पर फैल जाती है।
ठीक, मतलब कि कोई मक्खी जो होता है गंदा जगह पर बैठा और वो गंदा जगह से बैठ के उसके वो पैर में चिपक जाता है, और चिपकने के बाद हम लोग तो देखते हैं खाना खाते वक्त क्या होता है, बढ़ जाता है। और कभी कभी हम लोग ये नज़रअंदाज भी कर रहे हो, बैठा छोड़ो क्या होगा इसके, लेकिन बहुत बड़ा मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए हर हमेशा मक्खी क्या, घर को पहले साफ रखो, ठीक, तो सबसे पहले घर को साफ रखा करो। नहीं तो कम से कम घर में किरासन तेल तो होगा, पानी में किरासन तेल के उडल के उसको, जो वो महक से तुम्हारे पास नहीं आए। और मार्केट में कई प्रकार का केमिकल पाया जाता है जो कि मक्खी से निदान पा सकते हैं सबसे पहले। और किसके शरीर पर कहाँ पर बैठकर आए, जो चावल में बैठा ना होता है, तो इस सब चीज़ को बहुत ध्यान में रखो। हाथ में अगर जहाँ बैठ गया है तो उसको हाथ धो लो, सतर्कता बरतेगा तभी कहीं कुछ होगा, समझ में आया ना। ये अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब के घर में आम जो बीमारी, ये सब क्या आम बीमारी है, जो कि हम लोग के गांव घर में अक्सर होते रहता है, लेकिन उस सब के घर में नहीं होगा। कोई भी चीज़ वैसा चीज़ नहीं है जो सैनिटाइज, हम लोग तो इधर कोरोना में सुने थे कि सैनिटाइजर, इसके पहले सुने थे, लेकिन इसके पहले भी था, हम लोग तो इसके पहले भी था सैनिटाइजर। दारू क्या है, सैनिटाइजर ही है, वो महुआ दारू ना, इंग्लिश दारू, दारू भी एक प्रकार का सैनिटाइजर ही है। हाँ, तो उन लोग के घर में कोई भी वैसा प्रोडक्ट नहीं है जो सैनिटाइज नहीं होगा, सारा चीज़ सैनिटाइजर से प्रयोग किया जाता है। कोई बाहरी वस्तु आएगा उसको सैनिटाइज किया जाएगा, कोई बाहर का कुछ भी दूषित सामान घर में अंदर आएगा ही नहीं आएगा। हाँ, तो ऐसे फैलता है। खुले जलाशयों पर पानी पीने से तथा खुली सब्जियों और फलों को खाने से हैजा फैलने का संभावना अधिक होता है। ठीक, ये चीज़ था, समझ में आया कि नहीं हम क्या बोल रहे हैं। इसीलिए तुम लोग कोशिश क्या करो कि बाहर में जो फास्ट फूड होता है, स्टॉल जो लगता है, उसको खाना तो खाया ही मत करो, कभी नहीं खाओ वैसे खाना को, बीमारी पकड़ जाएगा। लेकिन क्या करें, ऐसा देखने में ही लगता है और मुंह से पानी निकल जाता है तो खाना ही पड़ता है फिर ना। लेकिन ऐसा कंट्रोल करो, अगर जहाँ तुम्हारे साथ ऐसा समस्या आ रहा है तो तुम बीमारी को घर ला रहा है ना, वही चीज़ ना हुआ, तो इसको कंट्रोल करो। और इसका निदान भी थोड़ा सा सुन लो। हैजे की पैंटेड दवा नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड की 10 बूंद, इसका लिख लेगा, कहीं जगह है ना तो फिर पैराग्राफ चेंज करके वहीं पर लिख लो, या तो जगह लिख लेगा। हैजे की पैंटेड दवा हाँ, पॉए का टॉए का आधा 9 टॉ, पैंटेड दवा, पैंटेड दवा यहाँ लिख रहे हैं। नाइट्रो न्यूग्रेटिक, ए कर लिखी, टॉ ए कर लिखी, आधा 9 लिखी, टॉ, बस पैंटेड, पैंटेड नाइट्रोन्यूग्रेटेड एसिड। बस अगर जहाँ हम पढ़ लें, इसीलिए तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इसको, कि अगर जहाँ हम लोग के परिवार में, समाज में, या हमको खुद किसी को हो जाता है तो इससे हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, संक्रमण का विधि पता चल गया, कारण लक्षण क्या होता है वो भी पता चल गया। याद रखना, दस्त और उल्टी अगर जहाँ हो रहा है किसी भी व्यक्ति को 5 दिन से, तो कुछ न जाना, मेडिकल जाना, उसको बोलना नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड हमको दीजिए। अब वो एसिड नहीं होता है, ठीक, और लिख लिया नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड की 10 बूंदें, की 10 बूंदें। अब देखो, अगर जहाँ किसी को बीमारी ऐसा है तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि भाई ये वाला चीज़ लेके 10 बूंद पी लेना, ठीक हो जाएगा ना, कुछ तो पता चल रहा है ना। हाँ, कोमा अमृत धारा, अमृत धारा की 4 से 5 बूंदे के साथ, 4 से 5 बूंदों के साथ, 4 से 5 बूंदों के साथ रोगी को तुरंत देने से लाभ होता है, रोगी को तुरंत देने से लाभ होता है। बाकी अब सुनेगा, ठीक, सब चीज़ लिखना नहीं है, सुनना है।
लाभ होता है रोग की तीव्रता, लिखेगा ना, रोग की तीव्रता के अनुसार यह औषधि रोगी को प्रत्येक आधे अथवा 1 घंटे के बाद देनी चाहिए। अगर जहाँ उसको तेज़ी से अगर जहाँ हैजा फैल गया है या फैल रहा है तो उसको आधा से 1 घंटा के बीच में ऐसा चीज़ उसको मिलाकर ये नाइट्रोन्यूग्रेटिक एसिड 10 बूंद और फिर अमृत धारा का 4 से 5 बूंद दोनों को मिलाकर देना चाहिए। हैजे की रोकथाम के लिए कुछ नहीं करना है, पानी को हर हमेशा उबाल के पियो, चाहे नली का पानी पियो, चाहे कहीं का पानी पियो, चाहे तुम फिल्टर पानी पियो, हाँ, तो वो भी पानी उबाल के पिए। उबाल के इसलिए पिएगा अगर जहाँ पानी में किसी प्रकार का जीवाणु अगर जहाँ है, पानी से ही फैलता है ना, तो एक काम करेंगे, पानी में कोई भी चीज़ आग में देने के बाद उसका जीवाणु विषाणु जो भी होता है सारा वो मर जाता है। सांप को भी अगर जहाँ खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, सांप को काट लो, तवे पर उसको रख दो, आग में उसको भून दो, उसका सारा जहर खत्म हो जाता है। आग में रखने के बाद किसी भी चीज़ का जहर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। समझ में आया? तो इसको भी क्या करेंगे, गर्म पानी पिएंगे, जिसके कारण उसका अंदर जो पानी के अंदर जो जीवाणु होता है वो मर जाता है। मरने के बाद अधिक आदमी देखेगा जो बूढ़ा व्यक्ति होता है, अगर जब वो पढ़ा लिखा होगा या तो फिर डॉक्टर उसको अगर जब बोल दिया तो गर्म पानी पिया करो, हर हमेशा गर्म पानी पिया करो। जरूरी नहीं है कि इसी रोग के अगर जहाँ उत्पन्न हो गया है तो इसी रोग के रोकथाम के लिए यूज जाएगा, नहीं। शरीर में, हम लोग के शरीर में और अधिकतर महिलाओं के शरीर में चर्बी होता है, इसीलिए ठंडी के मौसम में महिलाओं को कम ठंड लगता है, पता है ना। तो चर्बी जो होता है, तो चर्बी क्या होता है, चर्बी को गर्म चाहिए, चर्बी को क्या चाहिए, गर्मी। अगर जहाँ चर्बी को गर्मी पड़ेगा तो वो चर्बी पिघल जाएगा, वसा जो होता है। हम लोग मांस मछली बनाई है घर में, खस्सी का मीट सबका ना, देखी भी ना है, सादा सादा जो होता है, हाँ, वो जो चर्बी होता है जैसे आग में देगा वो बन जाएगा घी की तरह। और ठंडा के मौसम में अगर जब दिया तो सुबह के वो परत जम जाता है, एकदम जम जाता है, पनीर की तरह बन जाता है ना। तो वो चर्बी होता है, उसमें गर्मी अगर जहाँ पैदा होगा तो वो पिघलने लगता है, पिघल के वो पानी के रूप में मूत्र विसर्जन हो जाता है। चलो ठीक है, हाँ, पानी को उबाल के पीना, शुद्ध करके पीना, सब्जियों तथा फलों को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धो लेना है, उसके बाद ही प्रयोग करना है। खाने पीने की वस्तुओं को ढक कर रखना है। बरसात के मौसम में नींबू का अधिक सेवन करना है, जैसे कि अभी बरसात हम लोग का आया हुआ है ना। रोगी के कपड़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा इसमें फॉर्मेलिन तथा कार्बोलिक एसिड से धोकर सुखाना चाहिए। रोगी के वमन तथा मल पर तुरंत चूना या गर्म राख डाल देना चाहिए। हैजे का टीका लगाने से इसका संभावना बहुत ही कम हो जाता है। समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया जो अभी बके हम लोग? रोकथाम, संक्रमण का विधि, इसका लक्षण क्या होता है, इसको फिर रोकेंगे कैसे, इलाज कैसे करेंगे, ये चीज पता चला। हाँ 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 हाँ, आराम से, हाँ, खाली गर्म पानी पियो, डेली गर्म पानी पियो। खाना खा रहा तब भी, गर्मी के मौसम में भी गर्म, ठंडा के मौसम में ठंडा, जब भी पानी पीने का मन करे, ऐसा नहीं तुमको जबरदस्ती पानी पिया करो, खाली गर्म पानी पियो। हाँ हाँ, कौन होगा, खाली गर्म पानी पियो। हालांकि उसका असर तो तुमको कुछ दिन के बाद तुरंत नहीं है ना होगा, तुम पियो हर हमेशा। या तो फिर नींबू लो और फिर नींबू को क्या करो, ये नींबू पानी के साथ मिलाकर या गर्म पानी के साथ मिलाकर नींबू पियो, उससे भी फिर वो चर्बी खत्म हो जाएगा। तो ठंडा पानी पिएगा तो उसको बीमारी का भी घर होगा। बाकी वो मोटापा के ऊपर कंट्रोल तो होगा ही नहीं, लेकिन बीमारी और अधिक ही हो जाएगा ना होगा, क्योंकि उसमें जो विषाणु होगा, जीवाणु होगा, उससे तुमको बीमारी फैलेगा। तो कम से कम वो पनिया पीले से जो हैजा भी होगा तो वो ख़त्म तो होगा, अब बाकी हैजा भी नहीं होगा, बाकी मोटापा भी कम होगा। हाँ, हम मियादी बुखार के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, देखेगा हम लोग ये देखें, अब थोड़ा सा मियादी बुखार के बारे में पढ़ते हैं। मियादी बुखार को मोती झरा, हाँ अच्छा बतला रहे हैं, इसमें लाइन से ना। हाँ, मियादी बुखार मोती झरा भी कहा जाता है, या तो फिर हम लोग सुने हैं टाइफाइड ना बोलते हैं, किसी को टाइफाइड हो जाता है तो इसका क्या होता है,
ये विश्वव्यापी रोग है। विश्वव्यापी का मतलब होता है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सामान्यतः सबको हो ही जाता है। लगभग हमको जहाँ तक कि याद है इसमें 7 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक इसका लक्षण बुखार होता है ना, होता है, शरीर देह हाथ गर्म होता है। विश्व के कुछ देशों जैसे लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका आदि में महामारी के रूप में पाया जाता है। ये जो है टाइफाइड ये महामारी के रूप में पाया जाता है। महामारी समझ रहा है बात को, जिस तरह भी कोरोना महामारी आया था ना उसी तरह उधर भी ऐसा होता है, ठीक, जिसको महामारी का नाम दिया जाता है। इन देशों में सफाई पर कम ध्यान एवं रोग के वाहकों की उपस्थिति इसका प्रमुख कारण है। हमारे देश में यह प्रमुख संक्रामक रोग है। यह प्रायः 1 से 15 वर्ष के बालकों में अधिक फैलता है। अधिकतर बच्चा में देखा होगा, हाँ, बूढ़ा व्यक्ति में देखा होगा जो 55-60 का हो गया नहीं। इसका मतलब ये चीज़ हम समझेंगे कि जो 1 से 15 साल का उम्र का जो बच्चा है उसको ये जो है तुम्हारा ये क्या कहते हैं मियादी बुखार जो है, हाँ, मियादी बुखार के लिए जो रोगजनक होता है वो अधिकतर प्रभावी करता है 1 से 15। कुछ वैसा चीज़ होगा जो कि वो 1 से 15 के ऊपर ही प्रभावित कर पाता है, वो 20 से ऊपर फिर नहीं कर पाता। समझ में यही कारण हुआ होगा। यह अनुमान के अनुसार 2 से 5 करोड़ व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। इससे लगभग हमारे देश में लगभग सप्ताह भर या 10 दिन पूरे 2 से 5 करोड़ व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। हर एक आदमी इंडिया में बहुत गरीब है तभी ना गिनती होता है कि ना गरीब है, अमीर होता है। और अगर जहाँ 100 गो आदमी में से 90 गो अमीर है 10 गो गरीब है तो उसका गिनती ना होता। इसका मतलब 10 अमीर है 90 गरीब है ना, तो उसका मतलब है कि 90 को वो संक्रमित रोग हो रहा है, ठीक। इसीलिए यहाँ पर 2 से 5 करोड़ रोग इससे डेली प्रभावित होता है। इसका रोग क्या चीज़ होता है रोग जनक? टाइफाइड रोग ग्राम धनात्मक छड़ाकार गतिशील जीवाणु सोलमेनेमा टाइफी बैक्टीरियम गतिशील जीवाणु होता है जो सोलमेनेमा टाइफी, क्या लिखा है, हाँ, सोलमेनेला टाइफी द्वारा होता है। गतिशील होता है, छड़ाकार होता है, धनात्मक होता है, गतिशील इस तरह होता है। समझा? ये छड़ के आकार के जैसा होता है। प्रारंभ में यह छोटी आंत में स्थापित होता है। यह प्रारंभ में कहाँ पर यह स्थापित होता है? छोटी आंत में स्थापित होता है। ये दूषित भोजन और जल खाने से होता है ना, तो जब भोजन हम लोग जो खाते हैं तो वो आंत में जाकर क्या हो जाता है, फंस जाता है, जमा वहीं पर हो जाता है, ठीक। कहाँ पर ये जीवाणु होता है? छोटी आंत में। कहाँ पर होता है? किंतु बाद में रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता है। बाद में ये रक्त द्वारा शरीर के अन्य अंगों में पहुंच जाता। होता क्या चीज़ है कि ये जो होता है किसी कारण से शरीर के अंदर ये टूट जाता है अपने आप को। शरीर के अंदर अपने आप को क्या हो जाता है? टूट जाता है। एक काम करेंगे, हम जहर शरीर के अंदर ले लेंगे, क्या मर जाएंगे? कैसे न मरेंगे? कैसे मरेंगे? आए अगर जहाँ हम ये पुदीन हरा खाया है, टैबलेट हरा पुदीन देखा है? पुदीना नहीं, पुदीना क्या पत्ता ना, पुदीन हरा टैबलेट होता है, हाँ देखा है। हाँ, एक वैसे कैप्सूल का हम फॉर्मेशन करेंगे जो कि उसके अंदर जहर डाल देंगे, जो कि उससे बाहर नहीं निकलेगा, उसको हम खा लेंगे, तो क्या होगा? कुछ ना होगा। तो वो फटेगा या फैलेगा या निकलेगा तभी ना फैलेगा। अगर जहाँ फटबेन करेगा फैलबेन करेगा तो कैसे होगा फिर? तो ये क्या चीज़ होता है? ये उसी तरह होता है। ये जब छोटी आंत में जब जाता है तो ये आपस में किसी कारण ये फट जाता है, मतलब फट जाता है कि वृद्धि करने लगता है। वृद्धि के कारण ये क्या होता है? अधिक से अधिक अपना संतति बनाने लगता है। संतति बनाने के कारण क्या हो जाता है? फिर ये शरीर के हर एक रक्त में पहुंच जाता है। रक्त जो होता है खून में, वहाँ पर ये पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद ये इसका जो उद्भवन जो काल होता है,
हाँ कैन खा सकता, पेट में दर्द के लिए यूज करता है उसको। कैसे रहता है ऊपर में जो लाल वो एक लगेगा तुम्हारा चमड़ा की तरह लगेगा। अभी उसमें पेट प्लास्टिक कैसे होता, जाता है सर? प्लास्टिक वो होता नहीं है, प्लास्टिक जैसा होता है, लब्बड़ के जैसा। वो जब शरीर में पेट के अंदर जब जाता है ना, पानी में जब जाता है ना, तो फूलने लगता है। जो कैप्सूल जो लगता है कि टोपी जैसा पहना हुआ कैप्सूल रहता है ना, एगो इधर से वो जैसे ऐसा ही हो, एगो कैप्सूल ले लेना, कोई घर में अगर फेंकाया हो, उसमें तो दाना दाना होता है। हाँ, उसको जब तुम पानी में उछल देगी ना, तो वो फूलने लगता है, सब कुछ है फूलने लगेगा। बाहर वाला कवच जो होता है फूल जाएगा, और फूलने के बाद वो आपस में अपने आप खुल जाएगा। हम लोग जब खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, एक जगह स्थिर बैठते हैं, खाना भी स्थिर बैठ जाएगा। टैबलेट खाई है ना, तो टैबलेट खा के इस तरह आराम से बैठा हो, आराम आराम से एकदम टैबलेट को अंदर करना, वो नहीं फटेगा। उसमें गति चाहिए, टैबलेट कैप्सूल को उसमें गति चाहिए। गति हो जाने की वजह से क्या होता है, वो ऊपर नीचे कहीं से टकराएगा तब न जाके फूल गया, खुल जाएगा अपने आप, कहीं कुछ तो ना होता है। हाँ, तो वो होता है कि जब हम पैदल चलते हैं, पानी पिए, दवा खाने के बाद हम लोग इस तरह करते ना, करता कोई लेडीज सब, महिला सब, जेंट्स सब। तो होता है क्या, हम लोग खाना खा लिए फिर घूमने चल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, टैबलेट खुल जाता है, उसका दाना बाहर निकल, टैबलेट वो मतलब कि जो काम नहीं होता है वो बाहर निकल जाता है, जो काम वाला चीज़ होता है वो शरीर में लग जाता है, उसका काम करने लगता है। वो हर एक दवाई इसी तरह होता है। बाकी तो जो टैबलेट जो होता है उसको ऐसा यो पानी में डाल देगा तो वो फूलने लगता है ना, फूलता है। चलो ठीक है। संचरण का तो विधि बतला ही दिए थे। इसका लक्षण लिखेगा इसी का, मियादी का या 5 नंबर लिख दो, 5 नंबर, या तो फिर मियादी बुखार का लिख दो। हाँ, थोड़ा तेजी से लिखेगा। रोगी को 103 डिग्री फ़ारेनहाइट एफ, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार रहता है। हाँ, एफ लिख दो। टेम्परेचर को दो तरह से मापते हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में होता है। दूसरा लक्षण लिखेगा, सर में दर्द रहता है, भूख खत्म हो जाता है। दूसरा लिखेगा, सर में दर्द तथा भूख खत्म हो जाना। तीसरा लिखेगा, मल अवरुद्ध हो जाता है, पेट में पीड़ा होता है, आहार नाल में ये जाके जाम हो जाता है, जिसके वजह से मनुष्य मल नहीं कर पाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है बाहर नहीं निकाल पाता, जिसके वजह से पेट में दर्द होता है। चौथा लिखेगा, शरीर पर चमकीला बिंदु निकल आना, चमकीला बिंदु निकल आना। हाँ, चलो अब कैसे निकलता है। चमकीला बिंदु मतलब कि चमकने वाला ना होता है, किसी किसी के शरीर में देखेगा मतलब कि अधिक चमकने वाला, मतलब कि फूल जाता है, उभार आ जाता है, बिंदु निकलता नहीं है, उभार आ जाता है, जिसके वजह से वो चमकने का प्रयास करता है, चमकता है वो हल्का हल्का। ये ना कि कोई बिंदु बाहर निकल आता है, चमकने लगता है, मोती तोती, वैसा कुछ ना। बचाव, इसके सारा कुछ बचाव हम लोगों के हाथ में ही होता है। पूर्ण रूप से स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मानव मल का भूमिगत निस्तारण टाइफाइड के बचाव का कारगर उपाय है।
पीने के पानी तथा भोजन आपूर्ति को मक्खियों द्वारा संदूषित होने से बचाना है। ठीक, खाना को ढक के रखना है, पानी को ढक के रखना है, उसको बचाना है मक्खी से, उसके ऊपर नहीं पड़े। रोग के फैलने के प्रतिरक्षण के लिए टीएबी के टीके, टीएबी वैक्सीन लगवाना चाहिए। इसको लिखेगा डैश देके। इसको रोकने के लिए टीएबी वैक्सीन लगवाते हैं या लगवाना चाहिए। इसको रोकने के लिए टीएबी वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। देखो जो मुख्य जो चीज़ है किसको याद रखना है, टीएबी, टी बड़ी में लिखना, ए बड़ी में लिखना, बी बड़ी में साथे लिखना, टीएबी, टीएबी वैक्सीन, वैक्सीन लगवाना चाहिए। देखो तुम लोग को याद क्या चीज़ करना पता है, रोग याद करना है, रोग जनक याद करना है, और रोग संक्रमण विधि याद करना है। ठीक, दूसरा इसका लक्षण याद करना है। इसका कुछ ना कुछ तो विशिष्ट लक्षण है, तो ये सबको याद कर लेगा। अगले दिन हम पूछेंगे बतला दिया, नहीं तो हम अगले दिन पेरेंट्स को फ़ोन करेंगे ही करेंगे, बतला दिए। हाँ, ऐसा मत समझना कि नंबर ले लिया फ़ोन न करेगा, तो बढ़िया से उसका पप्पा सबका मम्मी का स्वागत हम करेंगे, वो बतला दिए। न तो देखना कभी रडार पे आना तुम लोग। किसी भी चैप्टर का पूछेंगे, खाली यही चैप्टर वाला। हाँ, तो उससे कोई मतलब ना है। हाँ, हम इन्फॉर्म कर देंगे कि हम पूछेंगे। हम तुम लोग को बतला रहे हैं ना, डेली बोलते हैं कि याद करो, तो हम कभी भी पूछ सकते हैं। इसीलिए ध्यान में रखा करो उसको, डेली रिवीजन करो उसको, समय दो डेली किसी भी चैप्टर के लिए, आधा घंटा 1 घंटा समय दो उसको। टीवी मोबाइल देखता है ना, सीरियल। इसका उपचार और नियंत्रण, टाइफाइड जो बुखार होता है, ठीक, हम लोग को जब टाइफाइड जब बुखार होता है तो इसका टेस्ट किया जाता है, टेस्ट किया जाता है ना। तो वो जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। क्या होता है? विडाल टेस्ट। विडाल पूछ सकता है कि विडाल टेस्ट के माध्यम से हम किसका जांच करवा सकते हैं, किसका पता रख सकते हैं? टाइफाइड मियादी बुखार का पता लगा सकते हैं। ठीक, या तो फिर ये पूछ सकता है मियादी बुखार के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? विडाल टेस्ट। लिख लो इसको। टाइफाइड बुखार को विडाल परीक्षण द्वारा पहचाना जा सकता है। बुखार को विडाल परीक्षण व दीर्घई डॉकल विडाल या WIDAL विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट द्वारा पहचाना जा सकता है। टेटनस लिखे हैं, हाँ, विडाल टेस्ट द्वारा पहचाना जा सकता है। टेटनस देखेगा, टेटनस जो होता है इस रोग को धनु स्तंभ, याद रखेगा, इस रोग को धनु स्तंभ या तो फिर क्या कहते हैं धनुष टंकार भी कहा जाता है। इस रोग को धनुष स्तंभ या तो फिर धनुष टंकार भी कहा जाता है। तुम लोग रिवीजन करो घर में, डेली रिवीजन करो। अब एक दिन हम बोल दिए, आज किन बोले हैं सर, अब तो पूछबे करेगा, बाकी दिन पनवा उल्टा के पढ़ने से नहीं होगा। डर भाई किसी से नहीं डरना है, ना तो भाई किसी से दिखाना है, किसी से न डरना है। अपने मन में ऐसा इच्छा जागृत करो कि हमको डेली आधा घंटा पढ़ना, हम जो भी पढ़े हैं घर में जाके उसको रीड करें। बाकी तो हम समझा ही दिए, बस पढ़ना, उसको अपने आप याद हो जाएगा, डेली रिवीजन करेगा। तो क्या बतला रहे थे? टेटनस। यह अत्यधिक कष्टदायक होता है, जिससे मृत्यु के काफ़ी अधिक संभावना होता है। टेटनस में मृत्यु के अधिक काफ़ी संभावना होता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणुओं से होता है। कौन सा जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु से होता है। शरीर के किसी भाग में चोट लगने पर जब घाव बन जाता है, चोट लगा और घाव बन गया तब होता है, तब ये जीवाणु धूल गोबर इत्यादि से घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। समझ में आया? कहीं पर अगर जहाँ कट गया है, कोई भी चीज़ शरीर के अंदर अगर जहाँ डालना है
तो मुंह में डालो, या तो फिर अगर जा कहीं पर फाड़ लो और फाड़ने के बाद वहाँ पर नमक घस दो या तो जहर डाल दो, जैसे भी आदमी मर जाएगा। तो वो जाने के लिए मुंह अगर जब बंद है, मास्क अगर जब प्रयोग किया है, तो घाव अगर जब किसी भी व्यक्ति को है तो घाव में वो तुम्हारा पहुंच सकता है ये जीवाणु, और घाव के माध्यम से तुम्हारे शरीर के अंदर में पहुंच सकता है, जिससे अपना प्रजनन करके अपना अधिक से अधिक वो अपने साथी को जन्म दे देगा, और जिसके वजह से हम लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे। ठीक, इसका लक्षण क्या चीज़ है याद रखेगा, गर्दन, चेहरे और जबड़े की मांसपेशियों में पक्षाघात हो जाना, तथा शरीर अकड़ जाता है, श्वसन पेशियां भी संकुचित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सांस बंद हो जाती है। टेटनस जो बीमारी जो होता है। ठीक, रोकथाम तथा इसका इलाज क्या चीज़ है, जब भी चोट लगे तो ATS का टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। टेटनस अगर जहाँ किसी को चोट लग गया और घाव बन गया है तो किसका टीका लगाना जरूरी है, ATS वैक्सीन। किसका वैक्सीन, ATS वैक्सीन। जैसे कि हमको एक वैक्सीन याद होगा, एक या दो वैक्सीन, कोरोना जो पीड़ित जो होता है, कोरोना वायरस को मात देने के लिए कौन वैक्सीन का प्रयोग किया था तुम लोग, कोविशील्ड। तो वैक्सीन है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि शायद पूछ भी सकता है, या तो फिर ये भी हो सकता है कि कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए कौन सा वैक्सीन का यूज हम लोग करते हैं, कोविशील्ड या फिर कोविशील्ड ना, कोविशील्ड या कोविशील्ड, कोवैक्सीन ना, कोवैक्सीन भी था। तो ये दो गो वैक्सीन था, कोरोना वायरस को मिटाने के लिए था ना। तो उसी तरह इसका भी वैक्सीन होता है। क्या वैक्सीन है, टेटनस जो रोग होता है, और इस रोग को मिटाने के लिए कौन से वैक्सीन का उपयोग करते हैं, ATS। ATS का फुल फॉर्म होता है एंटीटॉक्साइड सीरम, एंटीटॉक्साइड सीरम टीका वैक्सीन। तो लिख लेगा पैराग्राफ चेंज करके, टीटेनस के उपचार के लिए एंटीटॉक्साइड ANTITOXOID एंटीटॉक्साइड ANTITOXOID एंटीटॉक्साइड सीरम SERUM सीरम वैक्सीन VACCINE एंटीटॉक्साइड मतलब ATS शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और ये हो गया बड़ा बुजुर्ग के लिए। अगर जब बच्चा में इस तरह का हो गया तो DPT का प्रयोग करते हैं। किसका, DPT का। देखना घर में अगर जब छोटा बच्चा होगा तो हॉस्पिटल के माध्यम से कार्ड मिलता है, वो कार्ड में लिखा रहता है DPT बूस्टर रहता है ना। कई प्रकार को बच्चा को सुई लगता है, तो बच्चे को लिए अगर जहाँ ऐसा बीमारी हो गया तो DPT का टीका लगाता है। और अगर जहाँ इससे बचना है तो फिर घाव को स्वच्छ रखना है। हर हमेशा घाव को डिटोल से धोना है, रुई के माध्यम से डिटोल से धोना है, और धूल से घाव को क्या करना है, बचाना है। ठीक, कोड़ वाला, कुष्ठ वाला उसमें पढ़े थे क्या, विषाणु वाला में पढ़े थे क्या, कोड़ जो था, हाँ कोड़ बीमारी, निमोनिया बीमारी किसमें उसमें था, मलेरिया, काली खांसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और बाकी तुम लोग के NCERT बुक में है, थोड़ा सा उसको रीड कर लेगा, समझा ना। हाँ, काली खांसी यह रोग जो प्राय छोटे बच्चों को होता है, बड़ा बुजुर्ग को नहीं होता है,
यह रोग किसको किसको होता है? सबसे छोटे बच्चे को होता है। ब्रोडीटेला पेस्टिस, ब्रोडीटेला पेस्टिस हीमोफाइलस पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। लक्षण इसका है बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आता है, खौं 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 इस तरह खांसता है। या कभी तुम लोग को हुआ होगा तो ऐसा लगता होगा कि अंदर का जो भी पार्ट्स है वो बाहर आ जाए। इसको एक कुकर खांसी। हाँ वही तो है कुकर खांसी या काली खांसी, वो उसी तो कहते हैं। कुकर खांसी नहीं, काली ही बोलता है, काली बोलते 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 कुकर खांसी बोल देगा। कुछ समय के बोल देखना बोलेगा कुत्ता खांसी, सीधा सिंपल बोल देगा। क्या आदमी उतना मुंह को मतलब आगे पीछे नहीं करना चाहता, सीधा सिंपल सा बोल देता है। कोई किताब में लिखा भी रहता है। हाँ लिखा हुआ रहता है, लिखा कोई के यहाँ पर ना लिखा हुआ देखो, काली खांसी या कुकर खांसी। हाँ तो इस तरह खांसता है कि शरीर का लगता है पार्ट बाहर निकल जाएगा, ऐसा लगता है। बच्चों को बहुत देर तक कष्टदायक खांसी आती है, यहाँ तक कि खांसते खांसते बच्चे मल मूत्र का त्याग कर देते हैं। बच्चा तो उतना कंट्रोल तो नहीं होता है, जिसके वजह से वो पेशाब भी कर देता है, मल भी कर देता है। कभी कभी खांसते खांसते क्या होता है फट जाता है कंठ वगैरह उसका, और जिससे मुंह से खून भी आ सकता है। ठीक, खांसी तब बंद होती है जब खांसते खांसते थोड़ा सा स्त्राव निकल जाता है, पेशाब वगैरह या मल हो जाता है, तब वो खांसना बंद हो जाता है। इस रोग के कारण कई शिशु का मृत्यु भी हो सकता है, मर भी सकता है। अतएव डीपीटी का टीका लगवाकर शिशु को इस रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करा देना चाहिए। मतलब डीपीटी का टीका जो होता है ना, हम लोग को बच्चे में ही लगा दिया जाता है, सबको लग गया होगा। जब जन्म लेता है बच्चा तभी ही प्रयोग कर लिया जाता है, लगभग 1 साल के अंदर सारा टीका प्रयोग, ताकि आगे इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं हो इसके अंदर। इसका उपचार क्या होता है कुकर खांसी का? इस रोग की रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है कि बच्चों को 6 सप्ताह तक डीपीटी का टीका लगवाना चाहिए। 6 सप्ताह तक डीपीटी का टीका, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक, हालांकि महंगा मिलता है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में मिल जाएगा। एरिथ्रोमाइसिन लाभकारी प्रतिजैविक होता है, एरिथ्रोमाइसिन, जो कि इसके अंदर एंटीबॉडी बनाता है। ठीक, बाकी जितना अलग बचा ना, ये तुम लोग थोड़ा सा घर में थोड़ा रीड कर लेगा। एनसीईआरटी में होगा ना? हाँ एनसीईआरटी में होगा, कोई भी चीज़ बाहर ना है। और न बाहर में होगा तो मोबाइल का यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा सा देख लेना। देखते हैं मोबाइल? नहीं देखता है तो तब ठीक है, अगर जब देखता है तो कम से कम ये सर्च कर लेना, एगो बहाना तो मिल जाएगा, समझा? और नहीं तो किताब में दिया हुआ है। हाँ तो जीवाणु से फैलने वाला रोग हम लोग पढ़ लिए, विषाणु से भी फैलने वाला रोग पढ़ लिए, और भी है लिखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। समझ रहा ना बात को? जीवाणु पढ़े, विषाणु पढ़े, अब प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। उसी तरह लिखेंगे रोग, रोगजनक और फिर संक्रमण विधि। संक्रमण विधि। अमीबी पेचिस, अमीबी पेचिस दूसरा हो गया। मलेरिया, रोगजनक हो जाएगा एंटअमीबा, एंटअमीबा।
हिस्टोलैक्टिका, एंट अमीबा हिस्टोलैक्टिका। दूषित भोजन व जल से। दूसरा मलेरिया, प्लाज्मोडियम। क्या बोले? मच्छर के काटने से। एक मिनट। क्या बोले? ये एंट अमीबा हिस्टोलैक्टिका। प्लाज्मोडियम PLASMODIUM। मुख्य थोड़ा सा मलेरिया के बारे में सुनेंगे। मलेरिया सदियों से मानव का एक विनाशकारी रोग रहा है। मलेरिया आज से नहीं है, कई दिनों से मलेरिया का नाम सुनते हुए हम लोग आ रहे हैं। ठीक, इस रोग के कारण अनेक देशों की सेनाएं बर्बाद हुई है। इस रोग के कारण अनेक देश का सेना जो है वो बर्बाद हो गया। अब सेना से क्या मतलब है? अधिकतर सेना ही क्यों, बतलाएंगे आगे क्या होता है। देश बर्बाद हुए, सेनाएं बर्बाद हुई, देश बर्बाद हुए तथा अनेक देशों की उन्नति रुकी। उदाहरण के लिए ग्रीक एवं रोमन साम्राज्यों के पतन में इसका विशेष योगदान रहा। अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के आदि के अनेक भूभागों की प्राकृतिक संपदाओं का पूरा लाभ इस रोग के कारण नहीं उठा जा सका। भारत में भी अनेक सैनिकों जो जंगल की निगरानी पर लगे हुए हैं मलेरिया रोगों से कष्ट झेलता। इससे होता है कि अधिकतर जब देखेगा कि वैसा सैनिक जो जंगल में जो रहता है तो वो सैनिक पूरी तरह से अपना कवर अप होता है, मतलब पूरा तरह से कवर होता है। अगर जहाँ ये जो मलेरिया जो होता है इसका रोग जनक अगर जहाँ उसके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है तो फिर उसको मलेरिया नाम का रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए वहाँ का अधिकतर तुम सैनिक देखेगा जो कि बाहर वैसे जगहों पर जो रहता है तो पूरी तरह से अपना जालीदार नुमा वो पहनता है। हम लोग मलेरिया से बचने के लिए मुसहरी का प्रयोग करते हैं, उसी तरह वो जालीदार नुमा सैनिक वगैरह कपड़ा पहनता है। ठीक, तो इसके कारण तो तभी तो पता नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसके कारण बहुत सारा सैनिक को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। बाद में पता चला कि नहीं वो ऐसा काम कर रहा था जिसके वजह से ऐसा हुआ। ठीक, बाद में उसको फिर वो स्पेशल एक ड्रेस कोड दिया गया, फिर बाद में उसका निदान किया गया, फिर पता चला कि नहीं ये मलेरिया ही है। अभी बतलाएंगे कि मलेरिया होता किस तरह। 19वीं सदी तक लोग मानते थे कि मलेरिया रोग दलदलीय स्थानों में निकली गंदी
और नम हवा के कारण होता है मलेरिया। मल मतलब गंदी, एरिया मतलब हवा, जहाँ पर गंदा हवा रहता है वहीं पर मलेरिया रोग उत्पन्न होगा। इसलिए संक्षिप्त में इसको दिया गया है नाम। लांसीसी 1717 सर्वप्रथम मलेरिया का संबंध मच्छर से बतलाया। कौन बतलाया था सबसे पहले? सांसीसी 1717 में बतलाया कि ये मच्छर के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के संक्रमण द्वारा। इसका संक्रमण रोगजनक कौन होता है? प्लाज्मोडियम, याद रखिएगा प्लाज्मोडियम। 17 लेवरॉन ने 1880 में बताया कि मनुष्य में मलेरिया प्लाज्मोडियम के संक्रमण के कारण होता है। सुनेगा, लेवरॉन, सबसे पहले लेवरॉन ने बतलाया कि मनुष्य में जो मलेरिया जो बीमारी होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। वो कब बतलाया? 1818 में बतलाया था। सन 1897 में भारतीय सेना के डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलीज मच्छर में प्लाज्मोडियम की आउ सिस्टम देखी। मलेरिया की इस महत्वपूर्ण खोज पर उन्होंने 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मलेरिया का जो खोज किया था 1902 में उसका पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब थोड़ा सा एक चीज़ थोड़ा देखते हैं। थोड़ा सा देगा, ध्यान देगा इधर। अमीबा जो होता है, अमीबा कई जाति का होता है, समझ में आया? होता अमीबा ही, इसका कई जाति होता है। एक नंबर में लिखेगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम ओवेल, जल्दी लिखेगा। 3 नंबर में लिखेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम मलेरियाई। लिखा कि ना लिखा रहा? मलेरिया जो था इसका रोगजनक कौन था? प्लाज्मोडियम। मच्छर के काटने से होता था। ये प्लाज्मोडियम का ही जाति था, समझ में आया? ये जो 4 गो जो जाति है किताब में दिया हुआ है,
ये 4 वो जो जाति है ये किसका प्रकार है? प्लाज्मोडियम का जाति है, जो कि 4 प्रकार था। इसमें से जो तीसरा जो है ये तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये सबसे घातक होता है, सबसे खतरनाक यही होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्या नाम होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि ये किस प्रकार का मलेरिया को उत्पन्न करता है? रोग को मेलिग्नेंट, MELIGNANT, ठीक, मेलिग्नेंट मलेरिया। हालांकि जितना भी प्रजाति है सब अलग अलग रोग को उत्पन्न करता है। मलेरिया, ये प्लाज्मोडियम मलेरिया को, मलेरिया में कई प्रकार का प्रजाति होता है, उसमें ये मेलिग्नेंट मलेरिया नाम का रोग को उत्पन्न करता है। लिखा मेलिग, MELIGLANT। ये घातक लिख देगा ये, घातक। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो प्लाज्मोडियम का जो प्रकार है वो सबसे तीसरा नंबर वाला घातक होता है। ये मेलिग्नेंट मलेरिया नामक रोग उत्पन्न करता है। अरे इसी करता है ना।